रूस के साइबेरिया के सबसे ठंडे कोने में भारी बर्फबारी के बीच कुछ छोटे छोटे कबीले रहते थे। वहां तापमान करीब -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाया करता था। वे लोग भाला और तीर कमान के जरिए शिकार करते। कुत्तों को उन लोगों ने पालतू बना रखा था। वो सील और हिरण का शिकार कर उन्हें अपना आहार बनाते। हालांकि समय के साथ शिकार कम पड़ने लगे। फिर ये शिकारी एक ऐसी जगह की तलाश में निकल गए जहां उन्हें पर्याप्त खाना मिल जाए। वे लोग अलग अलग ग्रुप्स में नावों के जरिए निकल गए। एक लंबे सफर के बाद वे लोग एक तट पर जा रुके। ये जगह बर्फ से ढकी थी। यहाँ करीब 50,000 सील हर साल आते थे। इसके अलावा समुद्री पक्षी के अंडे, मतलब उनके खाने के लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। इसके अलावा शिकारियों के लिए हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले हाथी के दांत भी यहाँ थे। ये लोग यहाँ टिक गए। उन्होंने इस जगह को अपना घर बना लिया। ये बात आज से करीब 4,500 से 5,000 साल पहले यानी करीब 2000 ईसा पूर्व की है। अब इस जगह को ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। वही ग्रीनलैंड जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। वही आइलैंड जिस पर यूरोपीय देश डेनमार्क अपना दावा ठोक कर बैठा हुआ है। बर्फ से ढकी वही भूभाग जिसके खनिज संपदा पर चीन की भी टेढ़ी नजर है। आज ऑन द स्पॉट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी ग्रीनलैंड के बारे में। कैसे ये इलाका विकसित हुआ, कैसे यहाँ के लोग कोलंबस के अमेरिका को खोजने से पहले ही वहाँ पहुंचे थे। उन लोगों का अमेरिकी लोगों से खूनी संघर्ष क्यों हुआ और अब ग्रीनलैंड पर क्यों दुनिया की नजर टिकी हुई है। तो बात ग्रीनलैंड की। यहाँ सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों को इनुइट कहा गया और इस आइलैंड की रोचक कहानी यहीं से शुरू होती है। बाद में 10वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड तक यूरोप के लोग पहुंचे। यहीं इस कहानी में वाइकिंग्स और ग्रीनलैंड के इतिहास के सबसे बड़े नायक एरिक द रेड की एंट्री होती है। बता दें कि आज से हजारों साल पहले स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक देशों में रहने वाले लोगों को नॉर्मन या वाइकिंग कहते थे। स्कैंडिनेविया नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फिनलैंड और आइसलैंड को कहा जाता है। यहाँ के वाइकिंग्स को बेहतरीन खोजकर्ता, व्यापारी और लुटेरों के तौर पर जाना जाता है। अलग अलग जत्थों में वाइकिंग हजारों किलोमीटर तक समुद्र की यात्रा कर नई नई जमीन खोजते और वहां हमला कर उसे अपने कब्जे में कर लेते थे। अगर कब्जा स्थायी नहीं होता तो लूटपाट कर चलते बनते थे। इन लोगों ने इंग्लैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों पर कई बार हमले किए। ऐसा ही वाइकिंग एरिक द रेड था। आइसलैंड में हत्या के आरोप में उसे निर्वासित किया गया था। वो समुद्र के रास्ते पश्चिम की तरफ निकला। समुद्र पार करने के बाद वो एक विशाल बर्फीले द्वीप पर जा पहुंचा। उसने इस द्वीप का नाम रखा ग्रीनलैंड। इतिहासकार मानते हैं कि यह नाम जानबूझकर आकर्षक रखा गया था ताकि लोग यहाँ बसने के लिए तैयार हों। असल में ये एक भ्रामक ब्रांडिंग थी। लोग एरिक की बात मानकर ग्रीनलैंड आने भी लगे। 1985 ईस्वी के आसपास वाइकिंग्स ने ग्रीनलैंड में स्थायी बस्तियां बसाईं। यहाँ दो प्रमुख केंद्र बने, ईस्टर्न सेटलमेंट और वेस्टर्न सेटलमेंट। ईस्ट सेटलमेंट में ही एरिक का महल बना। यहाँ पशुपालन हुआ, खेती की कोशिश की गई। यहाँ तक कि वालरस टस्क यानी हाथी के दांत का व्यापार यूरोप तक पहुंचा। वेस्टर्न सेटलमेंट के लोग फिशिंग पर ही टिके हुए थे। फिर करीब 1000 ईस्वी के आसपास शुरू होती है अमेरिका की अनकही खोज की कहानी। एरिक का बेटा लीफ एरिक्सन ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से रवाना हुआ, उसी काम के लिए जिसके लिए वाइकिंग्स जाने जाते थे। BBC हिस्ट्री एक्स्ट्रा के पॉडकास्ट में इतिहासकार और वाइकिंग विशेषज्ञ एलोनोर बैरेक्लॉ बताती हैं कि लीफ का काफिला उत्तरी अमेरिका तक पहुंचा, संभवतः कनाडा के लैब्राडोर के तट तक। इसे नॉर्स लोग मार्कलैंड या वनों की भूमि कहते थे। इसके बाद वे और दक्षिण की तरफ बढ़े, उस जगह तक जिसे उन्होंने ग्रीनलैंड नाम दिया, जिसे आज न्यूफाउंडलैंड के उत्तरी सिरे के तौर पर माना जाता है। नॉर्स कथाओं में लीफ की खोज के बारे में बताया गया है। अमेरिका के बारे में कहा गया है कि वो जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। ग्रीनलैंड के कठोर, पथरीले और भयावह तट की तुलना में बिल्कुल विपरीत। लेकिन नॉर्स लोग वहां अकेले नहीं थे। तट से अंदर जाते ही उनका सामना उस इलाके के मूल निवासियों से हुआ। नॉर्स खोजकर्ताओं ने इन लोगों को स्क्रेलिंग्स कहा, जिसका मतलब बैरा क्लफ
दुर्दशाग्रस्त लोग या कमजोर लोग के रूप में करते हैं। हालांकि ये नाम अपमानजनक था, फिर भी नॉर्स कथाओं से मिलने वाले प्रमाण बताते हैं कि नॉर्स और मूल अमेरिकी समुदायों के बीच शुरुआती संपर्क शांतिपूर्ण थे। बेरा क्लफ कहती हैं कि वे आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। डेयरी उत्पादों के बदले कपड़ा, खाल और फर का व्यापार हो रहा था। अमेरिका में वाइकिंग्स के शांतिपूर्ण शुरुआत के बावजूद ये संबंध जल्द ही बिगड़ गया और शत्रुता फैलने लगी। दरअसल वाइकिंग्स वहां रहने वाले कुछ लोगों को मार देते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से बदले की कार्रवाइयां शुरू होती हैं। जल्द ही अटलांटिक के दोनों किनारों से आई दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच उभरता ये संबंध बदले की हिंसा और रक्तपात के चक्र में बदल गया। यहीं वाइकिंग्स को लगने लगा कि वे लोग यहाँ घर नहीं बसा सकते। आखिरकार मूल निवासियों की तरफ से प्रभावी तौर से खदेड़े जाने के बाद वाइकिंग्स ग्रीनलैंड लौट गए। हालांकि लिफ एरिक्सन अकेले वाइकिंग नहीं थे जिन्होंने वहां बसने की कोशिश की। कथाओं में एरिक के दूसरे बच्चों के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किनारे तक पहुंचने की कोशिशों के बारे में भी बताया गया है। हालांकि हिंसा, संसाधनों की कमी और वाइकिंग्स से पर्याप्त बैकअप की कमी की वजह से ये सभी कोशिशें भी उसी अंजाम तक पहुंचे। वाइकिंग्स वापस ग्रीनलैंड लौट गए। क्रिस्टोफर कोलंबस की खोज से करीब 500 साल पहले ही वाइकिंग अमेरिका तक पहुंचे थे। 1960 के दशक में कनाडा के एल.एन.से ऑक्स मिडोज में भी वाइकिंग के वहां पहुंचने के सबूत मिले। यहाँ वाइकिंग शैली के घर, लोहे को पिघलाने के प्रमाण और नाव बनाने के औजार मिले। अब वापस लौटते हैं ग्रीनलैंड पर। 14वीं सदी में यहाँ भयंकर बदलाव देखने को मिला। तब यहाँ जलवायु ठंडी होने लगी थी। इसे आज लिटिल आइस एज कहा जाता है। खेती लगभग असंभव हो गई। यूरोप से संपर्क टूटता गया। बस्तियां धीरे धीरे खामोश हो गईं। यहाँ वाइकिंग की सभ्यता खत्म हो गई। क्या सभी वाइकिंग्स मारे गए या इनुइट समाज में घुल मिल गए? ये अब तक रहस्य ही है। ये द्वीप सदियों तक दुनिया की मुख्य धारा से लगभग कट गया। बर्फ वहीं थी, समुद्र वहीं था, इनुइट समुदाय वहीं था। फिर 16वीं सदी आई और उसके साथ आया यूरोपीय साम्राज्यवाद। साल 1721 में डेनमार्क, नॉर्वे के एक मिशनरी हांस एगिडे ग्रीनलैंड पहुंचे। उनका मकसद था वाइकिंग्स के वंशजों को ढूंढना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। हालांकि वहां वाइकिंग्स गायब थे। ग्रीनलैंड अब पूरी तरह इनुइट समाज का घर था। इसके बावजूद डेनमार्क ने इस द्वीप पर अपना दावा ठोक दिया। धीरे धीरे यहाँ ट्रेडिंग पोस्ट बनी। डेनिश प्रशासन आया। इनुइट समाज पर यूरोपीय कंट्रोल बढ़ा और ग्रीनलैंड औपचारिक रूप से डेनमार्क का उपनिवेश बन गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध ग्रीनलैंड के इतिहास में बड़ा बदलाव लेकर आया। दुनिया को ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत समझ में आई। साल 1940 जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया और उसी समय ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत अचानक बढ़ गई। अटलांटिक महासागर के बीच स्थित ये द्वीप अब युद्ध के नक्शे पर आ गया। डेनमार्क जर्मनी के कब्जे में था, इसलिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। यहाँ एयरबेस बनाए गए, वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए। युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए यूरोप तक पहुंचने का एक पुल साबित हुआ। ये वही दौर था जब वॉशिंगटन ने पहली बार ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को महसूस किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, अमेरिका और सोवियत संघ, और ग्रीनलैंड इस टकराव में बिल्कुल बीच में था। साल 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ। ग्रीनलैंड में खुले एयरबेस बनाया गया। ये बेस सोवियत मिसाइलों की निगरानी करता था। यहाँ आर्कटिक रडार सिस्टम का हिस्सा भी बनाया गया। लेकिन इस सैन्य रणनीति की कीमत इनुइटों ने चुकाई। थुले एयरबेस के लिए स्थानीय इनुइट आबादी को जबरन हटाया गया। उनके पारंपरिक शिकार क्षेत्र छीने गए। उनकी आवाज वैश्विक राजनीति में गुम हो गई। हालांकि 1960 से 70 के दशक तक ग्रीनलैंड में उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाजें तेज होने लगी। इनुइट पहचान फिर उभरने लगी। भारी प्रदर्शनों के बाद साल 1979 में ग्रीनलैंड को होम रूल मिला। फिर साल 2009 में सेल्फ रूल एक्ट लागू हुआ। अब ग्रीनलैंड की अपनी संसद है, अपनी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिला, लेकिन रक्षा और विदेश नीति अभी भी डेनमार्क के पास है। मतलब ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क के अधीन है।
हालांकि ग्रीनलैंड को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा साल 2019 में शुरू हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही। असल में ये कोई नई सोच नहीं थी। अमेरिका पहले भी ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर चुका है। इसे रूस और चीन के खिलाफ रणनीतिक ढाल मानता है। वो आर्कटिक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भी चिंतित है। इसके अलावा ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों से भरपूर है, भविष्य की शिपिंग लेन का केंद्र बन सकता है। जलवायु परिवर्तन के साथ ये जगह और अहम हो जा रहा है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड में बर्फ पिघल रही है और राजनीति उबल रही है। अब एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर एग्रेसिव मोड में है, वहीं इस द्वीप के लिए यूरोप भी ट्रंप से भिड़ने को तैयार दिख रहा है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर संशय बरकरार है। ऑन द स्पॉट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे को लेकर आपसे मुखातिब होंगे। शुक्रिया।